तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ग्रैनी मूचेन को लेकर विलेज से बाहर जाती है और वहाँ पे जाके वो उसे न्यू स्किन बनाना सिखाती है और उसके लिए वो एक हिरन का इस्तेमाल करती है और उसे जैसे ही एक हिरन की स्किन पहनाती है तो मूचेन पूरी तरह से एक हिरन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मगर अचानक वहाँ पर कुछ और कल्टिवेटर्स आ जाते हैं जो कि डाशू विलेज के नहीं थे। उन्हें वहाँ पर देखकर ग्रैनी समझ जाती है कि यहाँ पे अब एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। वो फौरन से मूचेन को वहाँ से भगा देती है तो वो मास्टर अपने कुछ डिसाइपल को उसके पीछे लगा देता है जो कि हर जगह उसका पीछा करते हैं। मगर मूचेन कुछ हिरणों के बीच में जाकर छुप जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। मगर वो कल्टिवेटर उन सारे के सारे हिरणों को ही मार डालते हैं जिसकी वजह से मूचेन बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलता है और वो लोग दोबारा से उसका पीछा करते हैं। यहाँ तक कि वो लोग उसकी स्किन को काट देते हैं तो मूचेन खुद ब खुद वहाँ से बाहर निकलकर और भी ज्यादा स्पीड के साथ भागने लगता है और वो अंकल ग्वान के सिखाए हुए स्पीड मेथड को यूज करते ही पलक झपकते ही उनकी नजरों से बहुत ही दूर चला जाता है और एक गुफा के अंदर जाकर छुप जाता है। मगर वो कल्टिवेटर्स उसका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाते हैं और फिर मूचेन एक ऐसी जगह छुपता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा फैंटम बीस्ट होता है और उसकी आंख खुल जाती है तो मूचेन उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और देखते ही देखते वो पहाड़ पूरी तरह से हिलने लगता है जिस पर वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे पीछे हट जाते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट मंकी बीस्ट है जो कि पूरा एक पहाड़ के जितना बड़ा है और मूचेन उसके आईब्रोज के साथ लिपटा हुआ होता है और वो मंकी जोर जोर से धाड़ रहा होता है। मगर मूचेन उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जिसके बाद वो मंकी जैसे ही और ज्यादा जोर से धाड़ता है तो मूचेन वहाँ से नीचे गिर जाता है और हमें फिर उस मंकी का साइज दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा लग रहा होता है और मूचेन नीचे गिरते हुए खुद को बचाने के लिए किसी तरह जमीन पर आकर लैंड करता है और दूसरी तरफ वो वॉरियर जब मूचेन को देखता है तो वो फौरन से उसे मारने के लिए अपनी सोर्ड निकालता है और उस पर जैसे ही हमला करता है तो बीच में वो जायंट मंकी उन पर हमला करते हुए दोनों को ही बहुत ही बुरी तरह से जख्मी करके उठाकर दूर फेंक देता है। इस अटैक की वजह से दोनों को चोट लगी थी और दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे से दूर जा गिरे थे और वो मंकी फिर उन लोगों को देखता है कि कौन कौन कहाँ पे खड़ा है और इस तरफ वो कल्टिवेटर्स कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गुफा इस मंकी किंग की है और इस तरफ वो मंकी किंग फिर उन लोगों को किसी अलग ही लैंग्वेज में कुछ बोलने की कोशिश करता है मगर उन लोगों को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती जिस पर वो कल्टिवेटर कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये एक बोलने वाला मंकी है मगर ये क्या बोल रहा है इसका कुछ पता नहीं चल रहा। मगर इतना तो पता चल गया है कि ये एक इंटेलिजेंट मंकी है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकता है। इसकी वाइटैलिटी हमारी वाइटैलिटी के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि हमें इसे फेस टू फेस लड़ाई में टक्कर देनी चाहिए। इसका लेवल मुझे वू म्याओ के बराबर का लग रहा है। मेरे ख्याल से हमें फौरन से यहाँ से पीछे हटना चाहिए, हमारी इसी में ही भलाई है। मगर दूसरा वॉरियर कहता है कि अच्छा हम लोग उस लड़के को ऐसे ही जाने देंगे। मगर वो लड़की कहती है कि अगर सीनियर इससे इंजर्ड हुआ है तो वो लड़का तो उस पंच से मर ही गया होगा। ये सुनने के बाद वो जायंट मंकी मूचेन की तरफ देखता है। वो एक जगह पड़ा हुआ था। जैसे ही वो मंकी अपनी उंगली से उसे पलटता है तो हमें दिखाया जाता है कि मूचेन मरने का नाटक कर रहा होता है। ये देखकर वो मंकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये कैसे मर गया। वो उसे अपनी फिंगर से होश में लाने की कोशिश करता है मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता और दूसरी तरफ वहाँ पे खड़े हुए लोग ये देखते हैं कि ये लड़का मर कैसे गया। मगर वो जायंट मंकी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो कभी भी किसी को मारना नहीं चाहता था मगर जाने अनजाने में उसने मूचेन को जान से मार दिया था और इस पर उसे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है। वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है मगर हम देखते हैं कि मूचेन जैसे अपनी आंखें खोलता है तो वो जायंट मंकी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उसे हवा में ऊपर उठा लेता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए फिर से कुछ कहना शुरू कर देता है जो कि किसी के पल्ले नहीं पड़ता। और ऊपर से मूचेन वो जानबूझकर मरने का नाटक कर रहा था जिसके बाद वो लड़की उसे पहचान जाती है कि ये जानबूझकर मरने की एक्टिंग कर रहा है। ये सुनते ही वो मंकी किंग उसकी तरफ देखता है तो अचानक से मूचेन होश में आता है और वो अपने आप को जायंट मंकी से छुड़ाकर फौरन से ऊपर जाने की कोशिश करता है जिस पर वो मंकी किंग उसे पकड़ने की भी कोशिश करता है मगर मूचेन बहुत ज्यादा फास्ट और फ्लेक्सिबल होने की वजह से उसके पंजों से निकलकर वहाँ से और भी ज्यादा ऊंचाई की तरफ जाता है और उसके सिर पे जाके पहुंच जाता है और उस तरफ वो मंकी उन डिसाइपल्स की तरफ एक पत्थर थ्रो कर देता है तो वो लोग अपनी सोर्ड्स की मदद से उस पत्थर को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और यहाँ पे मूचेन जैसे उस मंकी किंग से अपनी दूरी बनाता है तो वो मंकी किंग अपना हाथ उसके बेहद करीब ले आया था और उसे मारने ही वाला था कि मूचेन अचानक से एक सीटी बजाता है जिसकी आवाज सुनकर वो मंकी किंग रुक जाता है क्योंकि उसे ऊपर कुछ बर्ड्स दिखाई देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक और हिरन आ जाता है जो कि उस जायंट मंकी किंग के आगे आकर बैठ जाता है और फिर उसे अपनी जबान में कुछ बताता है। उस हिरन
हिरन की आवाज सुनने के बाद वो मंकी किंग भी बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। शायद उस हिरन ने बता दिया था कि इन लोगों ने सारे के सारे हिरन में आ जाता है और वो उन कल्टीवेटर्स की तरफ देखता है और फिर से उन्हें अपनी लैंग्वेज में कुछ कहता है, जिस पर वो लोग समझ जाते हैं कि ये अब हमारा दुश्मन बन रहा है क्योंकि हमने बहुत सारे हिरनों को मार दिया है और ये हिरन उसे आकर हमारी शिकायत कर रहा है। दूसरी तरफ मुचेन मौके का फायदा उठाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और इस तरह वो जायंट मंकी उन कल्टीवेटर्स पर टूट पड़ता है और वो सब के सब फिर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने उस जंगल में बिला वजह ही हिरनों को मार दिया है। लगता है शायद उस लड़के ने जानबूझकर इस बंदर को हमारे पीछे लगाया है। और इस तरफ मुचेन कहता है कि इस जायंट मंकी की फीलिंग बिल्कुल मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की तरह है जो वो मेरे लिए फील करती हैं। यानी कि वो जायंट मंकी जंगल में रहने वाले सारे के सारे जानवरों और परिंदों को अपने बच्चों की तरह समझता है और इस वक्त पता नहीं ग्रैनी वो कैसी होगी, वो उन लोगों को हरा पाएगी भी या नहीं। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्रैनी अभी भी जिंदा होती है और वो उन कल्टीवेटर से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वो सारे के सारे उसे चारों तरफ से आकर घेर लेते हैं। उसे मुचेन की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है और वो कहती है कि पता नहीं वो कैसा होगा, वो घर पहुंचा भी है या नहीं। इतना कहने के बाद एक मास्टर पीछे से उस पे सोर्ड से हमला करता है जिससे वो बाल बाल बचती है और अपने थ्रेड का इस्तेमाल करके उन सोर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करती है। तो दूसरी तरफ वो सारे के सारे फिर एक साथ मिलकर अपनी एक कंबाइंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो लोग एक साथ मिलकर 5 एलिमेंट डीमन रिफाइनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो किसी तरह के भी इविल डीमन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो पांचों के पांचों अलग अलग तरह की एलिमेंटल पावर को यूज करते हुए कहते हैं कि हम लोग राइट पाथ को हर हाल में सिक्योर करेंगे। उन लोगों ने ग्रैनी को चारों तरफ से फॉर्मेशंस में लॉक कर दिया होता है और उसके पास भागने का बस अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इतने में वो उन सारे मास्टर से कहती है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है, मैंने डाशू में किसी भी कल्टीवेटर को नहीं देखा जिसके इतने अच्छे स्वॉर्ड स्किल्स हों। लगता है कि बाहर की दुनिया में स्वॉर्डमैनशिप काफी इंप्रूव हो चुकी है। ये कहते ही वो सब के सब फिर एक साथ मिलकर उस पर अपनी स्वॉर्ड्स की बौछार कर देते हैं, मगर ग्रैनी बहुत ही आसानी के साथ उनके अटैक्स को डॉज कर रही होती है। पर एक स्वॉर्ड अचानक से जमीन से निकलती है और वो ग्रैनी को छूने ही वाली थी, मगर ग्रैनी अपने थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए उन स्वॉर्ड्स को फिर पकड़ना शुरू कर देती है और उन स्वॉर्ड्स को फिर अपने कंट्रोल में करते ही उन मास्टर्स की स्वॉर्ड्स के अगेंस्ट यूज करते हुए उन सारी की सारी स्वॉर्ड्स को अपने आप से दूर हटाना शुरू कर देती है। ग्रैनी के स्किल्स देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, मगर वो मास्टर हार मानने वाला नहीं था। वो फिर से 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ग्रैनी पर सीधा हमला करता है और हम देखते हैं कि इस मर्तबा भी ग्रैनी उन स्वॉर्ड के जरिए उन सारी की सारी फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, मगर उस मास्टर की फेंकी हुई स्वॉर्ड उस थ्रेड को काट देती है और वो सारी स्वॉर्ड फिर उस ग्रैनी को आकर हिट करती हैं, जिसकी वजह से उसका काम तमाम हो जाता है और एक धमाके के साथ उसकी बॉडी गायब हो जाती है और उसका मास्क नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि इसका काम तमाम हो गया है, मगर अचानक से ग्रैनी वापस आती है और पलक झपकते ही उस मास्टर के पीछे आकर उस पर अपनी नीडल चुभा देती है और फिर एक के बाद एक स्पीड के साथ उन मास्टर्स पर अपनी नीडल चुभाते हुए उनकी बॉडीज को लॉक कर देती है, जिसका उन्हें पता भी नहीं चलता। और वो लोग फिर समझ जाते हैं कि ये ग्रैनी जानबूझकर उनके सामने कमजोर होने का दिखावा कर रही थी। वो पांचों के पांचों मास्टर अब पूरी तरह से ग्रैनी के कंट्रोल में आ चुके थे। वो जब भी चाहे अब उन लोगों को मार सकती है, मगर ग्रैनी कहती है कि फाइनली अब मुझे कुछ और ह्यूमन स्किन्स मिलने वाली हैं। और इस तरफ वो मास्टर कहता है कि ये औरत जानबूझकर हमें यहाँ तक लेकर आई है क्योंकि ये हमारी स्किन्स को यूज करना चाहती है। और ग्रैनी भी कहती है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है, मैंने अपनी ह्यूमन स्किन को चेंज नहीं किया। ये कहते हुए वो अपनी एक सीजर बाहर निकालती है और उससे वो असल में 10,000 सोर्ड्स फॉर्मेशन होती है। इतनी ज्यादा सोर्ड्स ग्रैनी अपनी तरफ आते हुए देखती है तो वो फौरन से पीछे हटते हुए उन सोर्ड से खुद को बचाती है और वो मास्टर फिर हंसते हुए कहता है कि मेरा ली जियांग सेक्ट वो स्वॉर्डमैनशिप के लिए सबसे ज्यादा फेमस है और हम ली जियांग के मास्टर स्वॉर्डमैनशिप के एक्सपर्ट्स हैं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से हमें हरा दोगी? तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, तुम भी अपने उस बच्चे के पास पहुंच जाओगी जहां हमने उसे भेजा है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं क्योंकि वो जायंट मंकी उनके पीछे पड़ा हुआ होता है और वो एक बड़ा पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंकता है, जिससे वो लोग बाल बाल बचते हैं। और वो मंकी फिर उनके बेहद ऊपर आ जाता है और अपने दोनों हाथों से उन्हें मसलने की कोशिश करता है, मगर इस मर्तबा भी उनकी किस्मत अच्छी रहती है और वो किसी तरफ वहाँ से भी भाग निकलते हैं। और वो डीमन फिर उनके पीछे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा दूर भगाने की कोशिश करता है ताकि वो लोग कभी भी दोबारा उसकी टेरिटरी में ना आए। इस तरफ वो कल्टीवेटर्स भाग भाग कर बहुत ही बुरी तरह से थक चुके थे और कहते हैं कि फाइनली हम उससे जान बचाकर तो निकल आए, मगर लगता नहीं है कि हम लोग दोबारा कभी उसकी टेरिटरी में जा पाएंगे। वो हमें अब इतनी आसानी से वहाँ आने नहीं देगा और हम लोग उस लड़के को भी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर हम लोग खाली हाथ वापस जाते हैं तो हम मास्टर को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मगर वहाँ पे खड़ी हुई लड़की कहती है कि हम उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, उसकी की
वो बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव है, इसलिए उसे ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये कहने के बाद वो उसकी की को डिटेक्ट करने की कोशिश करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही आसानी के साथ उसकी की को डिटेक्ट कर लेती है और उसे वो मिल भी जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और वो अपने सारे साथियों को बताती है कि वो लड़का इस डायरेक्शन की तरफ गया है। ये सुनते ही वो सब उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और इस तरफ हम देखते हैं मूचेन को। वो बहुत ही ज्यादा दूर निकल आया था, मगर वो कहता है कि लगता है कि शायद वो लोग अभी भी मेरा पीछा करेंगे, मैं उन्हें यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर ले जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ग्रैनी वो बिल्कुल ठीक होगी। हमें वहाँ पर एक ड्रैगन को भी दिखाया जाता है जो कि देखने में ही काफी खूंखार लग रहा होता है, मगर मूचेन के लिए वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। वो कहता है कि ये सारे के सारे लोग तो डीमन से भी ज्यादा बदतर हैं। इन लोगों ने मुझे पकड़ने के लिए न जाने कितने ही बेगुनाह हिरणों को मार दिया। मैं इन लोगों को इसकी सजा देकर रहूंगा। हालांकि वो वांग युआन मंकी वो तो दिखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है, मगर आज तक उसने कभी न किसी जानवर को मारा, ना ही उसने कभी किसी परिंदे को मारा है। इन सारे के सारे लोगों को उस युआन से सीखना चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो जिस जगह पहुंचता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्ड मौजूद होता है जिसका सिर पूरी तरह से स्कल का बना हुआ होता है और वो मूचेन को देखने के बाद वहाँ से उड़ते हुए बहुत ही दूर जाने की कोशिश करता है। तो मूचेन फिर उसका पीछा करने लगता है और उसके साथ साथ भागना शुरू कर देता है और कहता है कि घात तेरे की, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ और काफी ज्यादा टाइम भी गुजर चुका है और बहुत जल्द अब अंधेरा भी होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं विलेज की तरफ गया तो मैं अंधेरा होने से पहले वहाँ पर पहुँच पाऊंगा। इतना कहने के बाद अचानक उसे ग्रैनी की बात याद आती है कि उसने बताया था अगर तुम कभी भी अंधेरा होने से पहले घर ना पहुँच पाओ तो डाशू में मौजूद रून फॉरेस्ट में छुप जाना, वहाँ पे तुम्हारे सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा होंगे। मगर मूचेन कहता है कि मैं भला असली रून्स को कैसे तलाश कर पाऊंगा, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रून्स हैं। मगर ग्रैनी कहती है कि उन रून्स को तलाश करने का बस एक ही तरीका है, तुम्हें दो चीजों पर गौर करना चाहिए। एक तो ये है कि वहाँ पर क्या सेम इस तरह के स्टेचूज हैं जो कि हमारे इस विलेज में मौजूद हैं, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सोटिक बीस्ट भी मौजूद होंगे जो कि अंधेरा होने से पहले ही उस रून की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और तुम्हें बस उनका पीछा करना है। वो बेस्ट जानते हैं कि उन्हें अंधेरा होने तक कहां तक पहुंचना है, इसीलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो करना है, वो तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्या बताया है और क्या तुमने ये नोट कर लिया है? तो मूचेन कहता है कि हाँ, मैंने ये सारी बातें लिख ली हैं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है वो सारे के सारे बीस्ट उड़ते हुए सीधा एक अलग डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं और मूचेन भी उनका पीछा करते हुए कहता है कि मैं इनके पीछे जाऊंगा और ग्रैनी के मुताबिक मुझे एक ऐसी जगह मिल जाएगी जो कि मेरे लिए ज्यादा सूटेबल होगी। मगर भागते भागते अचानक वो एक जगह गिर जाता है और कहता है कि मेरी एनर्जी वो काफी ज्यादा कंज्यूम हो चुकी है और मैं इंजर्ड भी हो चुका हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा दूर तक नहीं जा पाऊंगा। मगर वो विलेज चीफ के सिखाए हुए मेथड को यूज करते हुए अपनी की का इस्तेमाल करते ही अपनी वाइटेलिटी को दोबारा से रीगेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्रैंडपा ने उसे 3 अलग तरह के ऐसे मेथड सिखाए थे जिसकी मदद से वो अपनी वाइटेलिटी को रिकवर कर सकता है। और उनमें से एक मेथड का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी इंजरीज को भी हील कर रहा होता है और साथ में वो अपनी वाइटेलिटी को रिकवर करने के बाद वहाँ से भागते हुए उन मॉन्स्टर्स का पीछा भी कर रहा होता है। मगर फिर देखते ही देखते अचानक उसकी आंखों के सामने रोशनी छा जाती है और वो फौरन से अपने सीक्रेट स्पेस में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ पे हर जगह पानी ही पानी है और वो अपनी वाइटेलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है। मगर जब वो अपने सामने अपने एक चमकदार एम्ब्रियो को देखता है तो वो कहता है कि शायद ये वही एम्ब्रियो है जिसके बारे में मास्टर ने बताया था। ये कहते ही वो वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो पानी की एक बहुत बड़ी लहर क्रिएट करता है जो कि सीधा उस एम्ब्रियो से टकरा जाती है। मगर हम देखते हैं कि उसके सामने एक बैरियर बना हुआ होता है जो कि उस पानी की लहर को वहीं पे ही रोक देता है। और मूचेन ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैं इस एम्ब्रियो को अनलॉक करने की जितनी भी कोशिश करता हूँ हर मर्तबा ये मेरे अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। कहीं ये वाकई में मेरे सेंटर में मौजूद वो एम्ब्रियो तो नहीं है कि जिसके बारे में मुझे मास्टर ने बताया है। उन्होंने कहा था कि हर कल्टीवेटर की बॉडी में 7 अलग अलग ऐसे एम्ब्रियोज होते हैं जिन्हें अनलॉक करना होता है, मगर उन्हें अनलॉक करने के लिए उनके ऊपर मौजूद बैरियर को तोड़ना होता है। जो भी शख्स उस एम्ब्रियो के ऊपर मौजूद उस वॉल को तोड़ देगा वो अपने आप ही ब्रेक थ्रू कर लेगा। मुझे हर हाल में इसे एक्टिवेट करना ही होगा और उसके लिए मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। इस वक्त ग्रैंडमा को मेरी जरूरत है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं फौरन से ब्रेक थ्रू करूं और ग्रैंडमा की जाके मदद करूं और उन लोगों को एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज दे सकता हूं। ये कहने के बाद वो पानी की एक बहुत बड़ी लहर को क्रिएट करते हुए फौरन से उसके साथ जाते ही उस वॉल से जाके टकरा जाता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि इस मर्तबा भी कोई फायदा नहीं होता और वॉल से
टकराने की वजह से वहाँ पर अचानक से कुछ लेटर्स अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर मुचेन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस पूरे के पूरे बैरियर वॉल के ऊपर ये लेटर्स लिखे हुए होते हैं और वो सारे के सारे फिर एक जगह कंबाइन होकर उस एम्ब्रियो के चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मुचेन भी हैरान हो जाता है और फिर उसे अचानक कोई आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो कहता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, यहाँ तो कोई भी नहीं। मगर उसके पीछे बहता हुआ बहुत ज्यादा लावा आता है, जो कि उसे पकड़कर सीधा उस एम्ब्रियो की तरफ लेकर जा रहा होता है। और मुचेन कहता है आखिर ये क्या चीज है, इसके आते ही मेरी बॉडी की एनर्जी वो अपने आप ही डिसअपियर हो गई है और फिर हम है और उसके अंदर से वो सारी की सारी एनर्जी भी रिलीज होने लगती है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ग्रैनी उस एल्डर की सारी सोर्ड्स को तोड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसके बाद वो मास्टर उस ग्रैनी से कहता है कि मेरी 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन के अंदर तकरीबन 6,000 से ज्यादा हिडन सोर्ड्स मौजूद थी। तुमने इतनी ज्यादा सोर्ड्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे यकीन हो गया है कि तुम कोई नॉर्मल डेविल नहीं हो, तुम कोई अननोन डेविल हो। मैंने इस पूरे के पूरे डीमन फॉरेस्ट में तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं देखा। आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? इतने में हम लोग देखते हैं कि उस ग्रैनी की पीठ पर एक सोर्ड लगी हुई होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी और उसकी बॉडी से कुछ हवा लीक होने लगती है। ये देखकर ग्रैनी कहती है कि तुम लोगों ने मुझे हर्ट किया है। ये कहते ही वो अपने थ्रेड के जरिए उस सोर्ड को अपनी बॉडी से बाहर निकालती है और उसकी बॉडी से निकलने वाली हवा और भी ज्यादा तेजी से निकलने लगती है, जिस पर ग्रैनी कहती है कि ये स्किन तुम लोगों ने खराब कर दी है, लगता है कि इसे मुझे रिपेयर करना पड़ेगा। वो अपने रेड थ्रेड के जरिए अपनी स्किन को दोबारा से पूरी तरह से रिपेयर कर देती है और वो सारे के सारे मास्टर भी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम जो देख रही हो वो तुम नहीं हो, बल्कि तुम किसी ह्यूमन स्किन में मौजूद हो। और वो मास्टर कहता है जरा एक मिनट रुको, मैंने ये आवाज कहीं सुनी है, मुझे अब पता चला कि तुम कौन हो, तुम तो टियानमो कल्ट की लीडर हो। ये कहने की ही देर थी कि ग्रैनी अपने थ्रेड्स को खींचकर उन सबको पूरी तरह से मिट्टी में मिला देती है। उसके एक अटैक से वो पांचों के पांचों मारे गए थे, जिसके बाद ग्रैनी किसी को कहती है कि चलो बाहर आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ग्वान भी मौजूद होता है, जो कि एक जगह छुप के खड़ा हुआ था। और ग्रैनी उससे कहती है पता नहीं तुम कितनी देर से यहाँ पे छुप कर मेरी बातें सुन रहे हो। तो ग्रैंडपा ग्वान कहता है मैं तो बस अभी आया हूँ, मैंने सच में ज्यादा कुछ भी नहीं देखा, ना ही मैंने तुम्हारी कोई बात सुनी है। तो ग्रैनी कहती है कि तुमने जो कुछ भी देखा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी बातें कभी भी मत सुनना। तो ग्रैंडपा ग्वान कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने सच में तुम्हारी कोई भी स्टोरी नहीं सुनी। मैं बस इतना जानता हूँ कि टियानमो सेक्ट की एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, उसने अपनी पूरी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से गुजारी थी। सब लोग उसे बहुत ज्यादा समझदार और बहादुर कहा करते थे, मगर उसने आखिर में जाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो डीमन सेक्ट के एक बहुत ही खूबसूरत सेंट के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, इसलिए उसने अपने सेक्ट को छोड़ दिया और डीमन सेक्ट के उस सेंट के साथ शादी कर ली। मगर सुनने में आया था कि उस खूबसूरत लड़की ने अपनी शादी की रात को ही अपने ही हस्बैंड को जान से मार दिया, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी ज्यादा रेपुटेशन थी या उसने जितनी भी प्रैक्टिस की थी वो सारी की सारी बेकार में चले गई और सब लोग उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि वो डीमंस की एक डीमन कल्ट बुक को लेकर भाग गई थी और सारे डीमंस उसके पीछे पड़े हुए हैं और अब तक वो उसे मारना चाहते हैं। मगर फिर ग्रैनी भी कहती है कि जब मैं जवान थी उस वक्त मैंने भी एक लड़के की स्टोरी सुनी थी, उस लड़के को दुनिया का सबसे बेहतरीन चोर कहा करते थे, क्योंकि मगर ये बात सुनते ही अंकल ग्वान कहता है कि सुनो ग्रैनी, तुम तो सच में बहुत ही लाजवाब हो। वैसे भी अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं और इस विलेज में हम लोग बिल्कुल बेकार हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के सीक्रेट्स को छुपा कर रखें और हम लोग कभी भी एक दूसरे का बैकग्राउंड कभी भी नहीं पूछेंगे। यूँ समझ लो कि आज से मैं अंधा, गुंगा और बहरा हूँ, ना मैंने कुछ देखा ना सुना, ना ही मैंने कुछ बोला है। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे मामले में कोई भी बात किसी को भी मत बताओ, और खास तौर पर मुचेन को तो इसके बारे में भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। ये सुनने के बाद ग्रैनी को याद आता है कि मुचेन तो घर की तरफ गया था। वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें मुचेन मिला, वो घर पहुंचा है या नहीं? तो फिर अंकल वान कहता है कि नहीं, मैं तो इस रास्ते से सीधा आया हूँ, मुझे वो कहीं भी नहीं दिखा। ये सुनते ही ग्रैनी फिर फौरन से उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि मुचेन वो वेस्टर्न साइड की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर सूरज डूबने वाला था, और वहाँ पर सारे बीस्ट, मॉन्स्टर्स और बर्ड सारे के सारे एक साथ इकट्ठे होकर भाग रहे होते हैं। और मुचेन कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, अंधेरा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। और इस तरफ वो कल्टीवेटर्स भी उसे देख लेते हैं कि वो भाग रहा है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये जगह मुझे कुछ ज्यादा खतरनाक लग रही है, इसलिए हमें एहतियात से काम करना चाहिए। हम इसे फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ पे जाकर छुपता है। वहाँ पर बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं जो कि एक साथ भाग रहे होते हैं, और कुछ बीस्ट तो इस तरह भाग रहे होते हैं कि जैसे मौत उनका पीछा कर रही हो। वो सारे के सारे एक ऐसी जगह छुपने जा
रहे होते हैं कि जहाँ पर उन्हें अंधेरे से कोई बचा सकता है, मगर उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि उस अंधेरे में आखिर ऐसा क्या है जो कि उन लोगों की जान ले सकता है। मगर वो सब ये जानते थे कि ये अंधेरा उनके लिए खतरनाक है, तो इसीलिए सारे जानवर, परिंदे, मॉन्स्टर, बीस्ट और यहाँ तक के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी सभी एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। और मूचेन देखता है कि सूरज के आगे कोई अंधेरी चीज आ रही है, जिस पर वो कहता है कि आखिर यहाँ पे मौजूद जितने भी लाइफ है ये सारी की सारी डार्कनेस की तरफ ही क्यों जा रही है। यहाँ पर ऐसी कोई ना कोई जगह जरूर होनी चाहिए जिसके बारे में ग्रैंडमा ने मुझे बताया था। मुझे उस ब्लैक स्मोक से पहले ही वहाँ तक पहुँचना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि सूरज पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है और हर तरफ अंधेरा छाने लगता है, और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।